हाय। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लिनक्स फॉरेंसिक्स के बारे में। अभी तक हमने सारे फॉरेंसिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा कि डिस्क फॉरेंसिक्स कैसे करते हैं, मेमोरी फॉरेंसिक्स कैसे किया जाता है एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स हम कैसे कर सकते हैं। एंड हम सब अभी तक देख रहे थे कि विंडोज सिस्टम्स में अगर हमें एक्विजिशन करना है डिस्क का या मेमोरी का, तो कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक्स होती है। सो इस क्लास में हम सीखने वाले कि अगर वो सेम एक्टिविटीज़ हमें किसी लिनक्स मशीन के ऊपर करना है तो कौन से टूल्स हैं जो लिनक्स मशीन्स के ऊपर वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ टूल्स ऐसे भी होंगे जो हमने विंडोज़ में यूज़ किया था एंड वो लिनक्स के साथ भी वर्क करते हैं, बट कुछ नए टूल्स हैं जिनको हम सीखने वाले हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। सो बेसिक जो एक्विजिशन के मेथड्स होते हैं वो सेम रहते हैं वेदर आप लिनक्स में हो या फिर विंडोज सिस्टम्स में वर्क कर रहे हो। सबसे पहले तो डेड एक्विजिशन अगेन, जस्ट टू समराइज कि कोई भी मशीन जब ऑफ स्टेट में है और आप वहाँ से कुछ एक्वायर कर रहे हो, मेमोरी डिस्क इमेज या फिर कोई हार्डवेयर से कुछ डेटा एक्वायर कर रहे हो, तो वो डेड एक्विजिशन के अंदर आता है। अगला है लाइव एक्विजिशन। दैट मीन्स कि मशीन जब ऑन स्टेट में है उस टाइम पे जब आप कुछ एक्वायर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रैम डंपिंग आप कर रहे हो या फिर ऑन मशीन से जब आप डिस्क इमेज जनरेट कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर लाइव एक्विजिशन। एंड उसके बाद आता है नेटवर्क एक्विजिशन, जो कि आप नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करते हो एंड पीकेएफ फाइल्स में आप स्टोर करते हो। सो डिस्क फॉरेंसिक्स विंडोज़ में जब हमने किया था, हमने एफ टी के इमेजर टूल का यूज़ किया था। एंड एफ टी के इमेजर अगेन लिनक्स सिस्टम्स में भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्क इमेजिंग। बट उसके अलावा भी दो और टूल्स आते हैं जैसे कि गाई मेजर एंड डी डी कमांड्स। सो ये दोनों टूल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एनालिसिस हम अटॉप्सी के साथ ही करते हैं। सो अटॉप्सी यूज़ करके आप सेम लिनक्स के डिस्क इमेजेस को भी कर सकते हो एनालाइज। सो एफ टी के मेजर जब हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है। इस तरीके से आप एविडेंस का टाइप सेलेक्ट करके उसके बाद इमेज कैप्चर आप कर सकते हो। बट लिनक्स मशीन्स के लिए आपको सी एल आई मोड मिलता है। इस तरीके से आप सी एल आई में कमांड्स रन करके डिस्क इमेज जनरेट कर सकते हो। अगला आता है गाई मेजर, जो कि एक फॉरेंसिक्स इमेजिंग टूल है जस्ट लाइक एफ टी के इमेजर। एंड इसको यूज़ कर सकते हो आप बिट बाय बिट कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए। एंड बहुत ईजिली आप लिनक्स सिस्टम्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सिंगल कमांड रन करके इंस्टॉल हो जाता है। एंड उसके बाद ये आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है। दैट मीन्स कि आप इजीली उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करके अपने डिस्क इमेजेस जनरेट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली बिट बाय बिट कॉपी क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। मल्टीपल इमेज फॉर्मेट्स जैसे कि एफ टी के इमेजर के साथ भी हमने देखा था, E01 DD AFF, उसी तरीके से मल्टीपल इमेज फॉर्मेट्स यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलता है। एंड ये आपको वेरिफिकेशन के मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स ये आपको हैशिंग मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है सो दैट आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो डिस्क इमेज आपके पास आई है, जो एविडेंस है वो करेक्ट, उसकी इंटीग्रिटी आप मेंटेन कर सकते, चेक कर सकते हो उसके साथ। इस तरीके का इसका होम पेज है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। एंड नीचे ही यहाँ पे आपको कमांड्स दिया गया है कि डेबियन या फिर उबंटू सिस्टम्स के लिए आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरीके का कुछ यूआई आता है जैसे ही आप गाई मेजर को लॉन्च करते हो। यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर वाइज आपको शो कर रहा है कि कौन से डिवाइसेस है, लिनक्स डिवाइस में क्या उसकी पाथ है एंड कौन सा मॉडल है, स्टेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉलेशन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बहुत सिंपल है। सिंपल sudo apt get install गाई मेजर आप कमांड रन करके इंस्टॉल कर सकते हो। अभी देखते हैं कि कैसे हम एक डिस्क इमेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग गाई मेजर। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में जाके चेक कर रहे हैं कि क्या-क्या डिवाइसेस हमारे पास हैं स्टोरेज के। एंड उसके बाद मैंने यूएसबी को माउंट कर लिया अपने वर्चुअल मशीन में। एंड हम इसको कंफर्म कर रहे हैं अभी fdisk कमांड के साथ। अभी sudo गाई मेजर हमने रन किया एंड इस तरीके से यूआई आता है। एंड अभी मैं यूएसबी जो मेरे पास फ्लैश ड्राइव है उसका इमेज मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपर्ट विटनेस फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ किया है। यहाँ पे मैं केस के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एंड थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब हम इमेज का डायरेक्टरी चूज़ करेंगे कि कौन से डायरेक्टरी में जाके सेव करना है मुझे अपना वर्चुअल डिस्क इमेज। एक बार मैंने फ़ोल्डर चूज़ कर लिया, उसके बाद सिंपली उस इमेज फ़ाइल का नेम यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंड मैंने हैशेस कुछ सिलेक्ट करे कि कैलकुलेट SHA-256 एट MD5। एंड अभी आप देख सकते हो कि हो गया ये 100% कंप्लीट। अभी एक्वायर फ़ोल्डर के अंदर अलग-अलग
फाइल्स में डिवाइड हो रखे हैं जो डिस्क इमेज है। एंड usb.info जो फाइल है ये आपको डिटेल्स बताता है अबाउट द इमेज। सो यहाँ पे हम वर्जन देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो। सो इस तरीके से हम डिस्क इमेज जनरेट करते हैं ऑफ यूजिंग का इमेजर। अगला आता है डीडी कमांड। डीडी कमांड एक पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी है लिनक्स या फिर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स के लिए, एंड ये आपको लो लेवल डेटा कॉपी करने में हेल्प करता है। यहाँ पे भी आप बिट बाय बिट कॉपी कर सकते हो, आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप इनपुट फाइल, आउटपुट फाइल, एंड क्या ब्लॉक साइज आप चाहते हो अपने कॉपी अपने डिस्क इमेज में, वो आप कन्फिगर कर सकते हो। इस तरीके से आप कमांड लिख के यहाँ पे अपनी डिस्क इमेज जनरेट क्रिएट कर सकते हो। सो अभी एक डेमो में देखते हैं कि कैसे हम डिस्क इमेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग डीडी कमांड इन लिनक्स मशीन। तो मैं टर्मिनल पे हूँ एंड मैंने sudo fdisk l कमांड रन किया, जिससे मैं देख सकता हूँ कि कौन से डिस्क हैं। एंड अभी मैं रन कर रहा हूँ डीडी कमांड, इसको सुपर यूजर प्रिविलेज के साथ रन करते हैं। सो sudo dd एंड इनपुट फाइल का मैंने पाथ मेंशन किया। SDA2 जो मेरा डिवाइस है उसको मैंने कॉपी करना है एंड आउटपुट फाइल OF इक्वल्स टू, उसके बाद पाथ मेंशन करना है कि कहाँ पे कॉपी करके सेव करना है इमेज को। एंड BS इक्वल्स टू 4 MB, दैट मीन्स 4 MB के चंक्स में कॉपी होगा। एंड स्टेटस इक्वल्स टू प्रोग्रेस हमने इसलिए रखा सो दैट इस तरीके से हमें प्रोग्रेस दिखे कि जब वो कॉपी क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज ये कुछ भी प्रिंट नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, सो हमें पता नहीं लगता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स इनपुट थे, कितने आउटपुट थे, क्या स्पीड था, टोटल कितनी बाइट्स या मेगाबाइट्स कॉपी हुई है। क्योंकि ये डिस्क ऑलमोस्ट एम्प्टी था, सो दैट्स वाई ओनली 1024 बाइट्स ही कॉपी हुई है एंड 1.2 Mbps का स्पीड था यहाँ पे। सो ये हो गया था डिस्क फॉरेंसिक्स का। अभी मेमोरी फॉरेंसिक्स पे आते हैं। मेमोरी फॉरेंसिक्स में हमने विंडोज सिस्टम्स के लिए ऑलरेडी टूल्स देख लिया है, कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज एंड कैप्चर, हमने दोनों टाइप्स के टूल्स देखे हैं। सो लिनक्स सिस्टम्स में रैम डंप या फिर एक्वायर करने के लिए आपके पास जो टूल आता है दैट इज़ लाइम। एंड एनालिसिस आप अगेन वॉलिटिलिटी के साथ कर सकते हो, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, हमने विंडोज़ के टाइम पे भी देखा था। सो अब वॉलिटिलिटी एंड वॉलिटिलिटी वर्क बेंच जो कि एक नया टूल है जो कि हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले लाइम, इसका फुल फॉर्म है लिनक्स मेमोरी एक्सट्रैक्टर। सो ये लिनक्स की मेमोरी डम्प्स एक्वायर करता है एंड ओपन सोर्स टूल है। गिटहब पे जाके आप इसको क्लोन कर सकते हो रिपोजिटरी को, एंड यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि क्या क्या फीचर्स है, कैसे आपको यूज़ करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको जो टारगेट सिस्टम है वहाँ पे लाइम डालना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको लोड करना पड़ेगा लाइम कर्नल मॉड्यूल उसके विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स, एंड देन मेमोरी डंप फाइल्स को एक सिक्योर लोकेशन में आपको ट्रांसफ़र करना है सो दैट आप उसको पहले तो स्टोर कर सको एंड उसके बाद उसकी कॉपी क्रिएट करके आप उस पर फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो। इस तरीके से कमांड आता है, इस कमांड के साथ आप लाइम यूज़ करके मेमोरी डंप क्रिएट कर सकते हो। सो अभी देखते हैं कैसे हम लाइम यूज़ करके रैम डंप कर सकते हैं किसी लिनक्स मशीन का। तो सबसे पहले गिटहब पे जाके हम लाइम की ऑफिशियल रिपोजिटरी के लिंक को कॉपी करेंगे एंड गिट क्लोन कमांड को यूज़ करके उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेंगे हम अपने सिस्टम में। एंड एक बार क्लोन हो गया उसके बाद हमें सिंपली लाइम डायरेक्टरी के अंदर cd करना है एंड उसके अंदर src सोर्स फोल्डर होगा जिसमें सोर्स कोड पड़ा हुआ है। सो सोर्स फोल्डर के अंदर जाके हमें sudo make कमांड रन करना है जिससे कि कंपाइल हो जाएगा कर्नल मॉड्यूल, जो लाइम का मॉड्यूल है वो। एंड इस तरीके से आपको एक फाइल जनरेट होकर मिलेगा। तो उसके बाद सिंपली आपको sudo insert मॉड्यूल कमांड यूज़ करना है एंड // उसके बाद जो हमारे को फाइल मिला है उसका नेम पेस्ट करना है एंड उसके बाद हमें पाथ प्रोवाइड करना है कि कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं अपने मेमोरी डंप को। जैसे कि मैंने यहाँ पे linux.mem फाइल नेम चूज़ किया एंड करेंट डायरेक्टरी पे ही हम स्टोर कर रहे हैं इसको। इसके बाद फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, रॉ फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं एंड उसके बाद आफ्टर आप एंटर प्रेस करते हो थोड़े टाइम बाद आपका मेमोरी डंप क्रिएट हो जाता है एंड आप LSL करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो गया है मेमोरी डंप फाइल एंड इसका साइज़ 4 GB है। सो नेक्स्ट आता है वॉलिटिलिटी वर्कबेंच। वॉलिटिलिटी वर्कबेंच इज़ नथिंग बट एक GUI फ्रेमवर्क है वॉलिटिलिटी के लिए। हमने ऑलरेडी वॉलिटिलिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया था, हमने देखा था कि कमांड लाइन के थ्रू उसको हम इंटरेक्ट करते हैं एंड काफ़ी सारे कमांड्स हमें रन करने पड़ते हैं जिससे कि हम अपनी फाइंडिंग्स को मिल सके। सो सिंपल उसका एक GUI एक्सटेंशन है, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो एंड रीड कर सकते हो उसके बारे में।
एंड यहाँ पे इस तरीके से आपके पास यूआई आता है, जहाँ पे आप सबसे पहले पाथ मेंशन करते हो। आप पाथ मेंशन करते हो अपने मेमोरी डंप फाइल का, एंड उसके बाद आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ये विंडोज़ है या लिनक्स है जिसका आपके पास रैम डंप प्रेजेंट है। एंड उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स के थ्रू आप अपने कमांड्स जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सिंपली आप यहाँ पे रन क्लिक करके वो कमांड्स रन हो जाएंगे, एंड नीचे आपको आउटपुट भी दिख जाता है। सो इससे आपको कमांड्स याद रखने की या फिर कमांड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस को ईजी कर देता है ये टूल। अभी देखते हैं कैसे हम एक रैम डंप का एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग वॉलेटिलिटी वर्कबेंच। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी डंप है, उसमें सिस्टम में हमने एक सीक्रेट डॉट बैट स्क्रिप्ट रन किया था, जो आपको भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है जो एक फाइल क्रिएट करती है एंड वहाँ पे एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड 123। हमने ये इसलिए किया है सो दैट हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हो फाइंड करने को जब हम एनालाइज करेंगे। सो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमने जैसे वॉलेटिलिटी में किया था कमांड लाइन को यूज़ करके, हम वो सेम चीज़ें करने का ट्राई करेंगे वॉलेटिलिटी वर्कबेंच पे, इस बार जीयूआई के साथ। सो उसके लिए सबसे पहले हम सिंपली वॉलेटिलिटी वर्कबेंच में आके ब्राउज इमेज पे क्लिक करेंगे एंड हम अभी लिंक को ओपन कर रहे हैं। सो हमने इमेज फाइल चूज़ कर लिया एंड अभी हमने प्लेटफॉर्म भी चूज़ कर लिया विंडोज़। तो उसके बाद रिफ्रेश प्रोसेस लिस्ट करके आप चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोसेसेस रन हो रही थी उस पर्टिकुलर रैम डंप में। एंड इसके बाद आप यहाँ पे कमांड्स लिस्ट में जाके आप कमांड चूज़ कर सकते हो और फिर उसको रन कर सकते हो। तो सबसे पहले विंडोज़ डॉट इन्फो कमांड रन करेंगे एंड रन करने के बाद आप देख सकते हो नीचे आउटपुट बॉक्स में हमें आउटपुट दिखने लगेगा, अभी प्रोग्रेस शो कर रहा है। सो जैसे ही 100 हो जाता है उसके बाद आउटपुट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सिस्टम रूट इंफॉर्मेशन है, एंड ये कंफर्म करता है कि जो इमेज है हमारे पास वो विंडोज़ का ही इमेज है। अगला हम विंडोज़ डॉट पी एस लिस्ट कमांड को रन कर रहे हैं जिससे कि हमें प्रोसेसेस लिस्ट हो जाते हैं। सो सिंपली हमने कमांड इन्फो करके हमने पहले इन्फॉर्मेशन चेक करा था और अब हम रन कर रहे हैं एंड नीचे आपको प्रोग्रेस भी दिख रहा है। सो अभी हमारे पास आउटपुट आ गया है एंड अब हम देख सकते हैं पावर शेल रन हो रहा है, सी एम डी डॉट ई एक्स ई रन हो रहा है यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी प्रोसेस रन हो रही है और यहाँ पे हमें टेबुलर फॉर्म में दिख रहे हैं प्रोसेसेस आईडी। सो अभी हमने पी एस ट्री कमांड को रन कर लिया जिससे कि हमें पेरेंट प्रोसेस एंड उसके चाइल्ड प्रोसेसेस का पता लगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्टार्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे ईयूआई पे कि कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावरशेल की प्रोसेस रन हो रही है एंड इसके बाद हम विंडोज़ डॉट सी एम डी लाइन का कमांड रन करेंगे जिससे कि हमें दिखे कि कौन से कमांड्स रन हुए थे उन प्रोसेसेस में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउटपुट आ गया हमारे पास एंड 5312 जो हमारा प्रोसेस आईडी है जिस पे हम इंटरेस्टेड है वहाँ पे हम देख सकते हैं एक सीक्रेट डॉट बैट फाइल रन हुआ है, नीचे पावरशेल के अंदर एक स्टार्ट स्लीप वाला कमांड भी रन हुआ है। सो अभी हम एक पर्टिकुलर मेमोरी डंप लेने का ट्राई कर रहे हैं और प्रोसेस आईडी में हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस आईडी जो हमें शो करना है, जिसको हमें इनपुट में देना है। सो हमने 5312 जाके एंटर किया, रन कर रहे हैं अभी जब। सो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में उसका मेमोरी मैप हो गया है। सो ऑलरेडी सेव भी है हमारे पास फाइल सिस्टम्स में ये। सो अब कुछ और चीज़ें करते हैं, अभी रजिस्ट्री का डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली रन करके कि अगर रजिस्ट्री में कोई एंट्रीज चेंज हुआ था इस प्रोसेस से। इसके अलावा हम डंप फाइल्स कमांड का यूज़ करके फाइलें भी डंप कर सकते हैं जो यहाँ पे क्रिएट हुई होंगी। सो अभी वो करते हैं। सो विंडोज़ डॉट डंप फाइल्स यहाँ पे होगा, तो हम जो स्क्रॉल अप कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ डॉट डंप फाइल्स ऑप्शन है। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रोसेस आईडी का। सो 5312 प्रोसेस आईडी हम पास करेंगे यहाँ पे एंड इसके साथ हम रन करेंगे तो अभी यहाँ पे फाइल्स को ये डंप कर देगा। सो फाइल्स डंप हो चुकी है एंड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि कौन से नेम्स है फाइल्स का, कौन से फाइल्स हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से हम वॉलेटिलिटी वर्कबेंच को यूज़ कर सकते हैं रैम एनालिसिस के लिए। ये तो था मेमोरी एनालिसिस के लिए। अभी नेटवर्क
फॉरेंसिक्स या फिर नेटवर्क पैकेट्स को एनालाइज हम वायरशार्क एंड नेटवर्क माइनर के साथ कर सकते हैं, बिकॉज जो डॉट पी कैप फाइल जनरेट होता है दैट इज सेम, अगर आप कोई लिनक्स की मशीन से पैकेट जा रही हो या फिर विंडोज़ मशीन से पैकेट जा रही हो। बट अगर हमें नेटवर्क एनालिसिस को थोड़ा और बेटर वे में करना है, अगर हमें मैक्रो एनालिसिस करनी है कि सो दैट हमें एक ओवरव्यू लगे कि क्या है उन पैकेट्स में, राइट, उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कैप एनालिसिस। ये एक ओपन सोर्स टूल है एंड ये एक वेब यूआई देता है। दैट मीन्स कि जब आप इस टूल को रन करते हो तो आप एक वेब एड्रेस पे जाके आप आईपी एड्रेस एंड देन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर मेंशन करके आप एक्सेस कर सकते हो इस टूल को। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के इन्फॉर्मेशन मिलता है पीकैप से, जैसे कि टीसीपी, यूडीपी या फिर ईएसपी के स्ट्रीम्स आप विजुलाइज कर सकते हो। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपको प्रोवाइड करता है एंड एक ट्रैफिक का आपको ओवरव्यू लेने में हेल्प करता है। एंड ये रन लिनक्स सिस्टम्स पे ही होता है, बट इसका क्योंकि ये वेब यूआई है तो दैट मीन्स आप अपने किसी भी लिनक्स के मशीन को एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद आप इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कोई भी मशीन से एक्सेस कर सकते हो थ्रू अ वेब ब्राउज़र। सो अभी देखते हैं कैसे हम कैप एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल डेटा सेट प्रेजेंट है एंड उसके अंदर जाके हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिख रहे हैं कि कौन सा सोर्स आईपी है, क्या डेस्टिनेशन आईपी है। एंड किसी भी एक पैकेट के आई बटन पे क्लिक करके आप उसकी और ज़्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा ओवरव्यू टैब में जाके हम ग्राफिकल देख सकते हैं डेटा कैसे है। एंड यहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऑलरेडी हो रखे हैं, जैसे आवर्स के वाइज मैप है कि कितना डेटा सेंड हुआ, रिसीव हुआ एंड टोटल डेटा था कितना, एंड ड्यूरेशन भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसके बाद नीचे आप जाओ तो आपको प्रोटोकॉल्स वर्सेस कंट्रीज़ का एक प्लॉट दिखता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हुए हैं और कौन सी कंट्रीज़ से आए हैं। अगला आपको स्टैटिस्टिक्स का टैब मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग चार्ट्स बने हुए हैं। उसके बाद आप पर आवर हिसाब से भी ओवरव्यू देख सकते हो एंड देन जियो मैप वाले टैब में जाके आप चेक कर सकते हो ग्राफिकली कि कौन से कंट्री से कितनी ट्रैफिक आई हुई है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप हॉवर करके आप उस पे और ज़्यादा डिटेल्स आपको शो हो जाते हैं। हर कंट्री के ऊपर आप हॉवर करके देख सकते हो कितना डेटा फ्लो है, क्या सेंट एंड रिसीव्ड वॉल्यूम है, एंड आप ऐसे देख सकते हो। अगला है आईपी सोर्स, जो आपको सोर्स आईपी एड्रेसेस सेंड कर रहा है, शो कर रहा है। एंड उसके बाद है आईपी डेस्टिनेशंस, जो आपको दिखा रही है कौन से डेस्टिनेशन आईपीज़ थी यहाँ पे ट्रैफिक कैप्चर में। इसके अलावा आप प्रोटोकॉल्स को व्यू कर सकते हो ग्राफिकली, जिसको आप पता चलता है कि मैक्सिमम कौन से प्रोटोकॉल्स के सबसे ज़्यादा पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। एंड देन फाइनली आप एक टाइमलाइन व्यू भी कर सकते हो, जहाँ पे डेटा रिसीव, डेटा सेंड एंड कनेक्शंस को आप व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिको। एक्सप्लिको इज़ ऑल्सो सिमिलर टू कैप एनालिसिस। ये भी आपको नेटवर्क फॉरेंसिक्स के लिए एनालिसिस में हेल्प करता है एंड दिस इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स टूल। ये आपको ईमेल्स की इन्फॉर्मेशन, एचटीटीपी कंटेंट्स, वॉइस ओवर आईपी कॉल्स से रिलेटेड डेटा, वो सब चीज़ आपको फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे भी आपको वेब यूआई मिलता है एंड इसको इंस्टॉल या फिर रन आप सिर्फ लिनक्स मशीन्स में ही कर सकते हो। सो दिस इज़ द वेबसाइट, आप यहाँ पे विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने लिनक्स मशीन के लिए। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग लिनक्स मशीन्स के लिए ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम एक्सप्लिको यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे एंड क्योंकि मैंने एक लोकल सर्वर पे इसको होस्ट कर रखा है, सो मैंने लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर किया एंड आपको लॉगिन करना पड़ता है सबसे पहले। एंड जो एक्सप्लिको का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, उसके साथ मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे केसेस का ऑप्शन मिलता है। सो हम एक नया केस क्रिएट करेंगे एंड हम लाइव एक्विजिशन भी कर सकते हैं एंड पीकेएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। सो अभी मैं सिंपली पीकेएफ फाइल अपलोड करूँगा। उसको मैंने सिलेक्ट किया एंड केस नेम अभी मैंने एंटर कर दिया है। सो अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक केस एंड केस के अंदर अलग अलग सेशंस क्रिएटेड रहते हैं और आप नए नए सेशंस क्रिएट करके उसमें अलग अलग पीकेएफ फाइल्स अपलोड कर सकते हो। सो मैं एक नया सेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इन फर्स्ट सेशन, एंड इस पर हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट सेशन क्रिएट हो गया तो नेम पे क्लिक करके आप सेशन के अंदर एंटर करते हो एंड यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है पीकेएफ फाइल अपलोड करने का। सो सिंपली मैंने एक वेब ट्रैफिक का फाइल यहाँ पे अपलोड किया है। यहाँ पे वेब रिलेटेड ट्रैफिक्स यहाँ पे है, जैसे एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस। सो अभी ये डिकोड कर रहा है फाइल को एंड कुछ कुछ डिटेल्स आप देख सकते हो ऑलरेडी ग्राफ्स में, जो
यहाँ पे चार्ट्स है वहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। सो ग्राफ्स में जाके आप देख सकते हैं डीएनएस के पैकेट्स हम चेक कर सकते हैं अगर कुछ शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन से होस्ट्स को एक्सेस किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे वेब के अंदर जाके हम साइट्स देख चेक कर सकते हैं कौन से साइट्स यहाँ पे ओपन हुए थे। फीड इमेजेस में जाके हम देख सकते हैं कौन से इमेजेस यहाँ पे एक्सचेंज हुए थे। नेक्स्ट हम चैट्स भी देख सकते हैं अगर कोई चैट सेशंस बने होंगे तो। दोबारा केस सेशंस पे चलते हैं एंड एक और नया सेशन क्रिएट करेंगे अभी। एंड इस सेशन का नाम रखते हैं सेशन 2। अब क्रिएट कर लिया है, सो उस सेशन के अंदर भी हम एंटर करेंगे एंड उसके अंदर जाके हम एक और पिकअप फाइल डालेंगे जो कि है वॉइस ओवर आईपी कॉल्स का अनइनक्रिप्टेड कॉलिंग कॉल्स का ट्रैफिक है ये। सो इसको अभी ये डिकोड कर रहा है एंड एक बार हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे भी डिटेल्स आने लग जाएगा। सो अभी जाके डीएनएस में चेक कर रहे हैं तो अभी डिकोड हो रहा है ये। आर्क में जाके हम देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। मैक एड्रेसेस आईपी एड्रेस की मैपिंग दिखा रहा है ऑलरेडी। एंड वॉइस ओवर आईपी के अंदर सिप के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन से नंबर्स पे कॉल्स गए थे, कौन से कॉल नंबर से कॉल स्टार्ट हुआ था। तो वो सब डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। डीएनएस पे हम देख सकते हैं कि कुछ होस्ट्स जो यहाँ पे एक्सेस हुए थे उन सबका यहाँ पे रेजोल्यूशन है। सो इस तरीके से हम एक्सप्लिको को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क एनालिसिस के लिए। सो अभी बात करते हैं लिनक्स सिस्टम्स के लॉग्स के बारे में एंड देन हम सीखेंगे सैंड बॉक्सेस के बारे में कि सैंड बॉक्सेस क्या होते हैं एंड कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले लिनक्स लॉग्स, जैसे विंडोज सिस्टम्स में भी हमने देखा था विंडोज इवेंट लॉग्स होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल होता है जब आप ऐसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हो, आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। सो सिमिलरली लिनक्स सिस्टम्स में भी लॉग्स जनरेट होता है जब भी सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कोई यूज़र लॉग इन कर रहा है या फिर कोई एसएसएच सर्वर रनिंग है एक लिनक्स मशीन में, उसमें यूज़र लॉग इन करने का ट्राई कर रहा है। सो इस सब चीज़ों में लॉग्स जनरेट होते हैं एंड देर आर मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के लॉग्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिस लॉग और सिस्टम लॉग्स, जो कि जनरल सिस्टम के लॉग्स होते हैं, इंक्लूडिंग कर्नल्स के भी जो मैसेजेस आते हैं वो सब चीज़ें लॉग होती है एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये एसेंशियल होता है हमें सिस्टम के बिहेवियर को समझने में और डीबग करने में भी आपको हेल्प करता है कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है। एंड ऑब्वियसली आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में भी यूज़ कर सकते हो इन लॉग्स को। अगला आता है ऑथ लॉग्स, जो कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड लॉग्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक्स में भी, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि कोई एसएसएच की लॉगिन्स होगी, वहाँ से आपको लॉग्स देख के पता चल सकता है कि अगर कोई आपके सिस्टम में एसएसएच से ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर रहा है या नहीं। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शंस के लिए, कि कोई अनऑथराइज एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा है, वेदर फेल हुआ या पास हुआ, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अगला आता है मैसेजेस। मैसेजेस काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, सिस्टम लॉग्स की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे आपको सिस्टम ये बेसिकली आप तब यूज़ करते हो जब अगर आपके पास सिस लॉग का एक्सेस नहीं है। कुछ कुछ लिनक्स सिस्टम्स में सिस लॉग नहीं होता, तो वहाँ पे आप मैसेजेस पे जाके सिस्टम के मैसेजेस एंड एरर लॉग्स चेक कर सकते हो एंड फिर वहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो। बट अभी है कि कैसे हम, हमारे पास लॉग्स तो है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि लॉग फाइल्स में बहुत ज़्यादा डेटा होता है एंड उसको हम कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले तो आता है जो बेसिक अप्रोच है मैनुअल टेक्निक्स, कि आप मैनुअली हर एक लॉग फाइल को रीड करो या फिर लिनक्स के कमांड लाइन टूल्स को यूज़ करके फ़िल्टर करने का ट्राई करो, ग्रेप कमांड यूज़ करके, या फिर आप थोड़ा सॉर्ट करो उसको कि टाइम वाइज, कि सबसे पहले के जो लॉग्स थे वो नीचे दिखे आपको, सबसे ऊपर जो रिसेंट लॉग्स है वो शो हो। एंड देन आप कोरिलेट करने का ट्राई करो मैनुअल तरीके से ही, कि ये इवेंट हुआ था उसके बाद दूसरा लॉग है, तो आप उस तरीके से कोरिलेट करके आप चीज़ें फाइंड आउट करने का ट्राई कर सकते हो। तो ये था मैनुअल टेक्निक। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, जिनमें सबसे पहला एग्जांपल है मास्टर पार्सर का, जिस टूल में आप अपने लॉग फाइल का पाथ मेंशन करोगे एंड जब आप इस टूल को रन करोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके लाएगा कि अगर कुछ मेलिशियस चीज़ें हैं या फिर कुछ थ्रेड्स अवेलेबल है जो कि लॉग्स देख के पता चल रहा है, और वो आपको फाइंड करके देगा। सो सबसे पहले थ्रेट हंटिंग के लिए है मास्टर पार्सर। ये एक पावरशेल का मॉड्यूल है। सो जब आप पावरशेल यूज़ करके इस मॉड्यूल को रन करते हो एंड यहाँ पे जब आप इसको रन करते हो तो वो फाइंड आउट करके आपको देता है कि क्या क्या थ्रेड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये ओपन सोर्स है, आप गिटहब पे जाके सिंपली इसको जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन पावरशेल यूज़ करके आप रन कर सकते हो उसको। सो अभी देखते हैं कि मास्टर पार्सर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन लॉग्स के ऊपर चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए।
सो अभी मैं मास्टर पार्सर के एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी के अंदर हूँ एंड मैं रन कर रहा हूँ मास्टर पार्सर का पावरशेल स्क्रिप्ट एंड डैश ओ ऑप्शन के साथ। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। स्टार्ट करके हम रन कर सकते हैं जो भी डिफ़ॉल्ट लॉग्स हैं लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे, उनके ऊपर ये एनालिसिस रन करेगा। सो अभी मैं डिफ़ॉल्ट लॉग्स के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। सो डैश ओ एंड देन स्टार्ट कमांड यूज़ करके हम स्टार्ट कर रहे हैं टूल को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कुछ इसको फाइंड हुआ है। एंड यहाँ पे हम अगर ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो देख सकते हैं एलिवेटेड कमांड एग्जीक्यूशंस हुए हैं एंड उसके नीचे उसके लॉग्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यूज़र पासवर्ड चेंज के भी लॉग्स यहाँ पे है, जैसे कि कौन से यूज़र के लिए पासवर्ड्स चेंज हुए हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यूज़र डिलीशंस का भी इवेंट यहाँ पे मेंशन है। सो ये सब चीज़ें इसने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है एंड यहाँ पे हम शो चेक कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स की कौन सा लॉग फाइल है, इवन होस्ट नेम जिसके ऊपर ये लॉग्स जनरेट हुए थे। एंड सो अभी हम एक और लॉग फाइल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो हम सिंपली पहले इसको अनजिप कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो ये auth डॉट लॉग प्रेजेंट है इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे एंड लॉग्स फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। सो लॉग्स फोल्डर के अंदर सिंपली हमने पेस्ट कर दिया है। सो अभी दोबारा रन करेंगे सेम कमांड। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉग नेम चेंज हो गया है एंड काफ़ी सारी हमारे पास आउटपुट यहाँ पे है। सो जल्दी से स्क्रॉल अप करके देखते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या हमें फाइंड हुआ है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम देख सकते हैं लॉग नेम यहाँ पे शो कर रहा है, होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर दिया है इसने एंड ड्यूरेशन शो कर रहा है कितने ड्यूरेशन से है लॉग्स। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एस एस एच के 85,000 प्लस लॉग्स है, क्रॉन के कुछ लॉग्स हैं एंड यहाँ पे बहुत सारी आईपी एड्रेसेस हमें मिला है जिनके अकाउंट्स भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कई बार उनसे लॉग्स जनरेट हुए हैं। बाकी स्क्रॉल डाउन करके हम देखते हैं कुछ और अगर हमें फाइंड होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ समरी यहाँ पे मैंशनड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सक्सेसफुली पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हुआ है, उसके लॉग्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड हर एक आईपी एड्रेस के ऊपर कितने लॉग्स है वो हम देख सकते हैं। जैसे इस आईपी एड्रेस से 11,000 प्लस लॉग्स जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास पावरशेल का ही टूल है जो कि विंडोज़ इवेंट लॉग्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, विच इज़ नोन एज डीप ब्लू CLI। एंड ये भी पावरशेल का मॉड्यूल है जस्ट लाइक मास्टर पार्सर। एंड ये वर्क करता है विंडोज़ इवेंट लॉग्स के ऊपर एंड ये आपको काफ़ी अच्छी वे में फाइंडिंग्स निकाल के देता है। सो अभी देखते हैं कैसे डीप ब्लू CLI को हम यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ इवेंट लॉग्स से थ्रेट हंटिंग करने के लिए। सो सबसे पहले हम फोल्डर को ओपन करके चेक करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। सो आप देख सकते हो गिटहब रिपोजिटरी में जो भी फाइल्स थी वो सब है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल इवेंट लॉग फाइल्स भी प्रेजेंट हैं एंड इनके साथ ही हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मेन पावरशेल का स्क्रिप्ट भी मेंशन है इस फोल्डर में। सो अभी सिंपली मैं पावरशेल को ओपन करूँगा एंड हमें इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना पड़ेगा। सो सिंपली इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे एंड एक बार पावरशेल ओपन हो जाता है सो उसके बाद अभी हम चेंज करेंगे और फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे जहाँ पे डीप ब्लू CLI स्टोर्ड है। सो यहाँ से मैंने सिंपली पाथ कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम CD कर रहे हैं। अभी इस फोल्डर के अंदर आके हम सिंपली रन कर सकते हैं पावरशेल स्क्रिप्ट को जो डीप ब्लू CLI का है एंड यहाँ पे मैंने पाथ भी मेंशन कर दिया है। बट जब आप पहली बार ऐसे रन करने जाओगे तो आपके पास ये एरर आ सकता है जो कि है विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी पावरशेल स्क्रिप्ट रन कर सको अपने सिस्टम में। सो उसके लिए हमें सिंपली इसको चेंज करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन पॉलिसी को एंड हम इसको टेम्परेरी चेंज करेंगे सो दैट बाद में कभी कोई मालवेयर या फिर कोई मलिशियस स्क्रिप्ट ना रन हो जाए। सो अभी यहाँ पे जो ये रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल्ड है उसको हम एनेबल करेंगे। सो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी एंड स्कोप पे हम प्रोसेस सेट कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बाईपास कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे हम देख सकते आप रीड भी कर सकते हो कि इट हेल्प्स यू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट्स दैट यू डोंट ट्रस्ट एंड इसको एग्जीक्यूट कर ये वार्न कर रहा है आपको कि अगर आप इसको चेंज करोगे तो फिर आपका सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। बट अभी हम इसको चेंज कर देंगे। सो सिंपली हमें येस हिट करना है एंड अभी अगर हम दोबारा सेम कमांड को रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कुछ कुछ आउटपुट्स आ गए हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पे जो पहला इवेंट लॉग फाइल है वहाँ से हम देख सकते हैं इवेंट ID 7040 डिटेक्ट हुआ है एंड इट सेज दैट कि इवेंट लॉग में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है एंड कुछ सिस्टम के लॉग फाइल क्लियर भी किया गया है।
सो अभी कुछ 1-2 फाइल्स और देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक मेटास्प्लॉइट से एक्सप्लॉइट रन किया गया था, उसके लॉग्स भी है। सो अभी मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ, उस फाइल का मैं पाथ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो मेटास्प्लॉइट psxx का ये है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी कुछ हमें आउटपुट में मिला है। एंड 4688 इवेंट आईडी है, वो कह रहा है कि सस्पिशियस कमांड लाइन है। एंड आप देख सकते हो कि मेटास्प्लॉइट स्टाइल कमांड एग्जीक्यूशन भी उसने डिटेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कमांड भी रन हुआ है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सो अब कुछ हमारे कस्टम लॉग्स जो है, जो हमारे पास लॉग्स हैं, उनको हम करते हैं एनालाइज। सो सिंपली उस पर्टिकुलर लॉग का हमें पाथ मेंशन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सिक्योरिटी लॉग चेक करते हैं कि वहाँ पे कुछ आया है या नहीं। सो यहाँ पे सिक्योरिटी डॉट evdx मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो अब एंटर करके अभी चेक करते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे भी 2 एंट्रीज है, एक तो ऑडिट लॉग क्लियर हुआ है, एंड दूसरा हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स एडमिन लॉगिन हुआ है एक ही अकाउंट से। एंड यहाँ पे अकाउंट का नेम भी मेंशन है, यूज़र नेम स्टूडेंट के अकाउंट से, एंड 40 टाइम्स यहाँ पे एंटर किया गया। सो ये 2 चीज़ें हमें मिली है। एंड अभी देखते हैं सिस्टम में कुछ और मिला है या नहीं। सिस्टम लॉग्स को हम लोग एनालाइज करेंगे अब। तो सिस्टम लॉग्स में भी हम देख सकते हैं 2 इवेंट आईडीज़ 2-3 मिली है हमें। एक तो 7045 है, जो कि ये सस्पिशियस कमांड यहाँ पे रन हुआ है। अगेन मेटास्प्लॉइट से कुछ कुछ रन किया गया था यहाँ पे। एंड अगला है कि सिस्टम लॉग क्लियर हुआ है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने इजीली ये चीज़ें फाइंड कर देता है अपने इवेंट लॉग फाइल्स में जाके। एंड ये सब के सब इवेंट लॉग्स में बहुत सारे इवेंट्स है। एंड हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लॉग्स में इसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको एक फाइल में भी सेव कर सकते हैं फॉर रिपोर्टिंग। सो यहाँ पे मैं सिंपली कन्वर्ट टू CSV कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने आउट फाइल कमांड यूज़ करके आउटपुट पाथ मेंशन कर दिया कि कहाँ पे मुझे सेव करना है इस फाइल को। सो मैंने डेस्कटॉप के अंदर ही एक ब्लू CLI आउटपुट फोल्डर क्रिएट किया है, वहीं पे मैं सेव करूँगा सिक्योरिटी डॉट CSV नाम से। एंड सबसे पहले तो ये एनालाइज करेगा इवेंट लॉग फाइल को, एंड उसके बाद जो भी इसका आउटपुट होगा उसको उस डायरेक्टली फाइल में राइट कर देगा। सो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये वर्क करता है। सो अभी देखते हैं आउटपुट्स में जाके। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, एंड ओपन करके भी सेम डिटेल्स जो हमने पहले रीड किया था वो सेम डिटेल्स यहाँ पे राइट हो गया है CSV फॉर्मेट में। सो अभी हम CSV के अलावा HTML फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे करना है। सिंपली कन्वर्ट टू HTML कर देंगे हम फंक्शन के नेम को, एंड आउटपुट में जाके फाइल का नेम चेंज करेंगे सिक्योरिटी डॉट HTML। सो अभी वापस जाते हैं फोल्डर के अंदर ब्लू CLI डॉट डैश आउटपुट पे। So, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HTML फाइल भी क्रिएट हो गई है। एंड हम व्यू कर सकते हैं HTML रिपोर्ट को टेबुलर फॉर्म में हमें शो कर रहा है जो भी डिटेल्स थे। सो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट्स में एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से। एंड इसके अलावा अगर आपको CLI में ही अलग तरीके से आउटपुट चाहिए, सो आप टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हो जो भी आउटपुट आ रहा है। सो अगेन हम सेम इवेंट लॉग के ऊपर या फिर एक दूसरे इवेंट लॉग के ऊपर काम करते हैं। सो यहाँ पे कुछ और इवेंट लॉग्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, सो उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं अभी। मैंने पाथ मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले सिक्योरिटी लॉग्स के ऊपर देखते हैं। एंड इसके बाद हम एक पाइप डाल के फॉर्मेट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। तो मैंने फॉर्मेट टेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया। सो अभी देख सकते हैं हम कि टेबलर फॉर्मेट में यहाँ पे आउटपुट आ जा रहा है। सो अगेन सेम चीज़ सिस्टम लॉग्स के लिए भी कर सकते हैं, जस्ट टू चेक कि अगर वहाँ पे कुछ और फाइंड हो रहा है। सो अभी देख सकते हैं सिस्टम लॉग्स में भी हमें कुछ कुछ मिल रहा है कि सिस्टम लॉग क्लियर हुआ था, एंड देयर वाज अ इंटरैक्टिव सर्विस जो कि रन हो रहा था। एंड आगे जाके हम इसको फॉर्मेट लिस्ट भी कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में प्रिंट करके देगा। सो फॉर्मेट लिस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है। सो इस तरीके से हम डीब्लू CLI को यूज़ करके इवेंट लॉग फाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं, एंड उनको अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो ये तो थे कुछ CLI टूल्स, एंड जहाँ पे आप कमांड्स टाइप करके CLI में ही कुछ कुछ आउटपुट्स देख सकते हो। बट अगर आपको थोड़ी और बेटर एनालिसिस चाहिए तो आप
ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि वाजू है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा वेब बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू सब कुछ बहुत बेटर वे में आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड ये वाजू का वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके ऊपर आप फ्री में क्लाउड का ट्रायल भी कर सकते हो। सो इस तरीके का इसका यूआई आता है, जब यहाँ पे फाइंडिंग्स आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो ग्राफ्स के थ्रू, आपको अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को। सो अभी तक तो हमने डील किया था कि जो सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट लॉग्स जनरेट हो रहे हैं और उनको लॉग्स फाइल्स में स्टोर करके, बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, एक और टूल है, विच इज़ टूल और सर्विस है विच इज़ नोन एज सिसमॉन और सिस्टम मॉनिटर। इट इज़ बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड ये सर्विस जब आप अपने विंडोज़ या फिर लिनक्स सिस्टम में डालते हो, तो जो भी आपकी लॉग्स जनरेट होती है वो और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो लॉग्स जनरेट करता है। एंड जब भी सिस्टम रीबूट होता है या फिर कोई जाकर रजिस्ट्री में अगर कोई एंट्रीज चेंज करने का ट्राई करता है सिस्मॉन के साथ, स्टिल वो दोबारा जब आप रीबूट करते हो तो वो अपने आप को रिकन्फिगर करके ये वर्क करने लगता है। एंड ये आपको पूरा जो भी प्रोसेस क्रिएट हो रहा है उसके फुल कमांड लाइन के साथ आपको लॉग्स जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लॉग्स होते हैं। एंड पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस के साथ होता है, ग्रुप यूज़र आईडी जिसने प्रोसेस क्रिएट किया था, कोई प्रोसेस क्रिएशन टाइम को अगर आप एडिट किया जा रहा है आपके सिस्टम में, तो उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को वो लॉग करता है, सो दैट आपके पास ए बेटर लॉग्स हो और आप उसको ईजिली एनालाइज करके चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो जब अगर कोई इंसिडेंस होता है तो। एंड इस सिसमॉन के लॉग्स को आप अपने वाजू जैसे टूल्स है या फिर कोई और सीम का टूल्स है जैसे स्प्लंक है या फिर वाजू है, इन टूल्स के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सो दैट कि ये जो लॉग्स है वो उस पर्टिकुलर टूल में ऐड चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड देन आप उन टूल्स के साथ इसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हो, अलर्ट्स आप सेट कर सकते हो कि कोई भी अगर सिसमॉन से एक पर्टिकुलर टाइप का लॉग आ रहा है तो वो आपको ईजिली अलर्ट हो जाता है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में भी सिसमॉन के लॉग्स आपको हेल्प करते हैं। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप विंडोज सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास लिंक प्रेजेंट है। एंड लिनक्स सिस्टम्स के लिए आप गिटहब पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट, ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ही साइट है, एंड द गिटहब रिपोजिटरी इज़ ऑल्सो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो विंडोज सिस्टम में जो लॉग्स है वो आपको चेक करने के लिए इवेंट व्यूअर पे जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशंस एंड सर्विस लॉग्स पे जब आप विजिट करते हो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंड देन विंडोज़ एंड उसके बाद सिसमॉन आपको ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे जाके आप सिसमॉन के लॉग्स व्यू कर सकते हो। सिमिलरली लिनक्स के लिए सिस्टम लॉग्स में ही प्रेजेंट है, सिस लॉग्स में स्टोर होते हैं। आप फिल्टरिंग कर सकते हो सिसमॉन लॉग्स को इस तरीके से, sudo tail f कमांड को रन करके आप प्रिंट करते हो जब, उसके बाद sudo opt sysmon log view, इस कमांड को यूज़ करके आप सिसमॉन के लॉग्स को स्पेसिफिकली फिल्टर करके CLI पे देख सकते हो अपने लिनक्स सिस्टम में। सो अभी एक लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाला है दैट इज़ सैंडबॉक्स। सो सैंडबॉक्स जैसे वर्ड है ना, सैंड अंडर इनसाइड अ बॉक्स। सो सैंडबॉक्स का मतलब बेसिक मतलब जो होता है, जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ चीज़ें होती है कि एक बॉक्स है उसमें सैंड है, वहाँ पे आप प्ले कर सकते हो एंड वो सैंड बाहर नहीं आएगा। और मेन इसका आइडिया यही था कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे घर पे अगर आप खेल रहे हो तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो गंदा ना हो जाए, जो भी यहाँ पे आप कर रहे हो इसके अंदर ही रहेगा, एंड उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हो दोबारा बहुत ईजिली, राइट। सो वो सेम साइबर सिक्योरिटी में भी यूज़ होता है। सैंड बॉक्सेस टूल्स होती है जिनके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आप कुछ भी करते हो, जो आपका मेन मशीन है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं होता। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक सस्पिशियस फाइल आती है, मे बी आप देखना चाहते हो कि उस फाइल को ओपन करके कि क्या है, बट आप श्योर नहीं हो कि वो सेफ़ है या नहीं, सो उस टाइम पे सैंड बॉक्सेस को आप यूज़ करते हो, उसके अंदर जाके आप फाइल को ओपन करते हो, सो दैट कुछ अगर उसमें मलिशियस चीज़ होगी या कोई मालवेयर होगा वो, तो फिर वो आपके मेन मशीन को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इसमें दो टाइप्स के सैंडबॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट वन इज़ कंटेनमेंट सैंडबॉक्स, कि अगर आप बस अपने रिस्क को कंटेन करना चाहते हो, कि जो भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो या फिर आप फाइल ओपन कर रहे हो, उस फाइल से आपके मेन सिस्टम को कोई हार्म ना पहुँचे, सो दैट विल बी कंटेनमेंट सैंडबॉक्स। बट इन द सेम टाइम अगर आप कुछ एनालाइज करना चाहते हो कि कोई मालवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, वो सिस्टम में क्या चीज़ें चेंज कर रहा है, उस टाइम पे आप एनालिसिस के लिए सैंडबॉक्सेस यूज़ करते हो, एनालिसिस सैंडबॉक्सेस को यूज़ करते हो। एंड कंटेनमेंट सैंडबॉक्स के एग्जांपल्स है सैंडबॉक्सी, फायर जेल,
स्क्वायर एक्स, सो सैंडबॉक्सी इज़ फॉर विंडोज़, अगर आप लिनक्स में हो तो आप फायर जेल यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर एक्स इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर एनालिसिस पर्पस वी हैव एनी रन, जो कि अगेन क्लाउड बेस्ड है, आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। कुकू है जो कि लोकल भी है, एंड उसका आप ऑनलाइन वर्जन भी है। एंड देन आपके पास जो सैंडबॉक्स भी एक और ऑप्शन होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो हम इन सबको एक एक करके देखने वाले हैं अगले स्लाइड्स में। सबसे पहला है सैंडबॉक्सी। ये एक आइसोलेशन सैंडबॉक्स है जो कि विंडोज़ में इंस्टॉल होता है। आप सिंपली इसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इसके अंदर अपने एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। यहाँ पे ओपन सोर्स है, ये गिटहब की लिंक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, आप जाके देख सकते हो उसके बारे में। अभी देखते हैं कि कैसे सैंडबॉक्सी को इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम्स में। सो सिंपली मैं ब्राउज़र पे जाके सर्च करूँगा सैंडबॉक्सी प्लस, एंड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सैंडबॉक्सी प्लस डाउनलोड, एंड यहाँ पे जो पहला डाउनलोड ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट है सैंडबॉक्सी प्लस का। तो यहाँ जाके मैंने अपने सिस्टम के लिए compatible .exe फाइल डाउनलोड कर लिया है, एंड एक बार ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सिंपली फोल्डर पे जाना है जहाँ पे सेव हुआ है ये फाइल, एंड अभी इसको रन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो सिलेक्ट कर लिया हमने, एंड लैंग्वेज हमने इंग्लिश चूज़ किया। अब इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है उसमें, एंड उसके बाद अभी इंस्टॉल करेंगे। एंड जैसे ही इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है अपने आप ये लॉन्च हो जाएगा। सो सिंपली फिनिश क्लिक करेंगे एंड लॉन्च हो गया सैंडबॉक्सी प्लस। सो इनिशियल सेटअप टूर है एक, जो सबसे पहले स्टेप को नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं, एंड यूआई को सिंपल रखते हैं बिकॉज इट विल बी बिगिनर फ्रेंडली। एंड उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एंड जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट करेंगे, एंड अगेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही फिनिश करते हैं। सो इस तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, एंड इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। सो इस तरीके से सैंडबॉक्सी प्लस इंस्टॉल हो गया है। अभी देखते हैं कि कैसे हम कोई भी एक मैलवेयर को या मलिशियस फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं यूजिंग सैंडबॉक्सी, एंड समझेंगे कि सैंडबॉक्सी कैसे हमें हेल्प करता है। सो अभी सिंपली मेरे पास एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, सो मैं सिंपली जाके उसको रन करूँगा। तो मिमिकैट्स हमारे पास डाउनलोडेड है, एंड ये मेरा वर्चुअल मशीन है। सो यहाँ पे मैं मिमिकैट्स रन कर रहा हूँ। रियल मशीन में ऑब्वियसली हमें नहीं करना चाहिए, सो मैंने मिमिकैट्स को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर दिया है, एंड यहाँ पे जाकर मैं कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करूँगा, जैसे मैं प्रिविलेज एस्केलेशन करने का ट्राई करूँगा अभी यहाँ पे, एंड उसके बाद आगे जाके अब मैं कुछ कीज़ भी डंप करने का ट्राई करूँगा। सो ये कमांड है लॉग ऑन पासवर्ड्स को डंप करने के लिए। सो हम देख सकते हो कि हमने डंप कर लिया है। तो अब अभी अगर हम इवेंट व्यूअर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इवेंट व्यूअर में हमें लॉग्स भी शो होंगे। सो सिक्योरिटी लॉग्स में जाके हम देखें तो और टाइम से भी हम मैच कर सकते हैं कि अभी भी कुछ लॉग्स जनरेट हुए हैं। जैसे सबसे पहले 4798 जो इवेंट आईडी है, और 4624 जो कि लॉगिन इवेंट्स को शो करता है। सो 4624 में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लॉगिन इवेंट्स हैं, और प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए जो स्पेशल लॉगिन होता है उसके लिए 4672 इवेंट आईडी जनरेट होता है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 4672 इवेंट आईडी जनरेट हुआ है। सो स्पेशल प्रिविलेज असाइन हुए हैं वो हम लॉग से कंफर्म कर सकते हैं, एंड इसके अलावा 4798 पे भी हम देख सकते हैं कि यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के कैटेगरी का इवेंट जनरेट हुआ है, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूज़र का ग्रुप मेंबरशिप इनुमरेट किया गया है। सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जब आप मिमिक एड्स रन करते हैं, कोई भी malware रन करते हैं तो इवेंट लॉग्स जनरेट होते हैं। सो अभी देखते हैं कि अगर हम सैंडबॉक्सी के साथ रन करते हैं मिमिक एड्स को तो क्या होता है। सो सिंपली हम सैंडबॉक्सी लॉन्च करेंगे, एंड डिफ़ॉल्ट बॉक्स में जाके हम रन प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड ब्राउज़ करके हमें बस सेलेक्ट करना होता है कहाँ पे लोकेटेड है वो एप्लीकेशन, एंड अभी मैं ओके करके इसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। सो ऐसे रन होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से येलो बॉक्स आता है, दैट मीन्स वो सैंडबॉक्सी के अंदर रन हो रहा है। एंड अभी मैं प्रिविलेज एस्केलेशन ट्राई कर रहा हूँ सबसे पहले। सो प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया हमने, एंड इसके बाद अगला जो कमांड है हम उसको भी रन करने का ट्राई करेंगे, एंड मीवी कैट्स पे जाके हम राइट क्लिक करके भी रन सैंडबॉक्स ऑप्शन से रन कर सकते हैं।
सो दोनों ही तरीके हैं जिससे आप सैंडबॉक्सी के अंदर रन कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को। सो अभी हम प्रिविलेज एस्केलेशन दोबारा करते हैं। सो प्रिविलेज डीबग हमने कर लिया एंड इसके बाद हम दोबारा से यूज़र की इंफॉर्मेशन को इनुमरेट करने का ट्राई करेंगे। लॉगिन पासवर्ड्स को हम डंप करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ एरर भी आ गए, आप देख सकते हो। सो अभी दोबारा से इवेंट लॉग्स में जाते हैं एंड अभी आप देख सकते हो कि इवेंट लॉग्स सिर्फ लॉगिन पासवर्ड के लिए ही जनरेट हुए हैं एंड वो भी एक लॉगिन हुआ है, स्पेशल लॉगिन के लिए हुआ है। बट क्योंकि फाइल एक्सेस हम अलाउ नहीं करना चाहते कि कोई भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर ले, इसलिए सैंडबॉक्सी ने ऑलरेडी रोक दिया था। सो इस तरीके से हम सैंडबॉक्सी के अंदर अगर कोई चीज़ रन कर रहे हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। सो अभी हम वानाक्राई रैंसमवेयर को रन करने वाले हैं सैंडबॉक्सी के अंदर। तो सिंपली मैंने डिफ़ॉल्ट बॉक्स में रन करूँगा। स्टार्ट मेन्यू में जाके हमें सिंपली वानाक्राई का जो भी मेन एग्जीक्यूटेबल है उसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से एंड आप देख सकते हो कि अभी ये रन हो रहा है। सो जब ये रन हो रहा है उस टाइम पे अभी टेक्निकली यहाँ पे सब कुछ एन्क्रिप्टेड हो जाना चाहिए, बट हम देख सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे जाके फाइल्स ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं एंड अपने सिस्टम को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स बिकॉज कि सैंडबॉक्सी के अंदर है तो फिर वो कोई भी मेन सिस्टम फाइल्स को नहीं टच कर सकता। नेक्स्ट इज फायर जेल। फायर जेल एक लिनक्स के लिए टूल है एंड CLI टूल है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप आइसोलेशन प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक सैंडबॉक्सी डज फॉर विंडोज़। सो देखते हैं कि कैसे हम फायर जेल को यूज़ कर सकते हैं अपने लिनक्स सिस्टम में, और उसमें भी हम कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करके समझने वाले हैं कि कैसे ये आपको हेल्प करता है। सो सिंपली मैंने अपने लिनक्स मशीन में एक टर्मिनल ओपन कर लिया है एंड अभी जाके मैं कैट कर रहा हूँ etc पासवर्ड फाइल को। सो पासवर्ड फाइल जैसे कि कोई भी नॉर्मल यूज़र रीड कर सकता है, सो हम इजीली रीड कर पा रहे हैं। बट अगर अभी मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ एंड अगर मैं शैडो फाइल रीड करने जाऊँ तो मेरे को परमिशन डिनाइड होता है। बट एट द सेम टाइम मैं सूडो यूज़ करके सिंपली इस तरीके से व्यू कर सकता हूँ शैडो फाइल को। बट अगर मैं सेम चीज़ फाइलजेल के अंदर करूँ तो बिना सूडो यूज़ किए फाइलजेल के साथ भी मैं ऑब्वियसली नहीं व्यू कर सकता। बट अगर किसी भी प्रोसेस के पास सूडो एक्सेस भी है तो भी फाइलजेल की वजह से वो एक्सेस नहीं कर पाएगा शैडो फाइल को। एंड अगेन अगर मैं सेम चीज़ करूँ फाइलजेल के साथ, अगर मैं पासवर्ड फाइल को व्यू करने जाऊँ तो उस टाइम पे मैं उसको व्यू कर सकता हूँ बिकॉज पासवर्ड फाइल इज़ एक्सेसिबल। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास क्लाउड बेस्ड सैंडबॉक्सेस भी होते हैं। सो जैसे कि एक एग्जांपल है स्क्वायरएक्स। ये आपके पास एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के फॉर्म में है। सो अगर आप क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें इसको ईजिली डाउनलोड ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये आपको तीन टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज़ डिस्पोजेबल ब्राउज़र। दैट मीन्स कि आपके पास एक ब्राउज़र होता है जो कि सैंडबॉक्स ब्राउज़र है, तो वहाँ जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी लिंक्स को आप ओपन कर सकते हो वहाँ पे जाके, वो आपके मेन सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। सो ये आपके पास एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है फाइल्स को व्यू करने के लिए। एंड उसके बाद फाइनली आपके पास एक डिस्पोजेबल ईमेल भी है। तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई अगर ईमेल की अटैचमेंट्स आपके पास आती है, सो देयर आप चेक कर सकते हो कि उस ओपन करके उन चीज़ों को फ्रीली आपके पास अवेलेबल होता है ये तीनों फीचर। एंड इसके अलावा इनके पास कुछ पेड एंड एंटरप्राइज प्लान्स भी अवेलेबल होते हैं। सो सिंपली आप क्रोम वेब स्टोर का लिंक यहाँ पे जो हमने शेयर किया है इस पे जाके आप इसको डाउनलोड करके आप अटैच कर सकते हो अपने ब्राउजर्स में। देखते हैं कि अभी कैसे यूज़ करना है स्क्वायरएक्स को एज अ डिस्पोजेबल, उसके अलग अलग फीचर्स को। सो सिंपली क्रोम वेब स्टोर पे जाके हमें सर्च करना है स्क्वायरएक्स एंड आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड टू क्रोम कर सकते हो एंड थोड़ी देर में वो डाउनलोड होके ऐड हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। एंड जैसे ऐड हो जाता है उसके बाद आप सिंपली इसको पिन कर सकते हो यूज़ के लिए एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ अपना। सो उसके बाद आपको सिंपली अपना पासवर्ड और मेल आईडी से जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया है आप लॉगिन कर सकते हो। एंड एक बार आपका लॉगिन कंप्लीट हो गया उसके बाद एक्सटेंशन में जाके आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं। सो मैंने डिस्पोजेबल ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया है। सो ये क्या कर रहा है, अपने ब्राउज़र के अंदर एक और ब्राउज़र लॉन्च करके दे रहा है आपको जो कि क्लाउड पे है एंड यहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग कर सकते हो।
सो जैसे मैंने अभी यूट्यूब ओपन कर लिया सिंपली। सो इस तरीके से आप डिस्पोजेबल ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। अगेन अगला चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, जो कि आपको एक फाइल व्यूअर ओपन करके देता है क्लाउड बेस्ड। सो इस पे आप अपने फाइल्स को अपलोड करके व्यू कर सकते हो, एंड जस्ट टू बी सेफ सो दैट ये आपकी मेन सिस्टम को हार्म ना करे। सो अपने फाइल ओपन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली फाइल व्यूअर लोड हो जा रहा है। यहाँ पे जाके आप सिंपली अपने फाइल को व्यू कर सकते हो, एंड उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट्स के फाइल अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने एक्सएलएस फाइल अपलोड किया है अभी। तो इस तरीके से आप ऑफिस डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके, उनको आप सिंपली यहाँ पे जाके सेफली व्यू कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप चाहो तो इनको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है दैट इज़ डिस्पोजेबल ईमेल। सो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइडेड रहती है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, एंड सपोज यहाँ पे आपको एक मेल आ रहा है उस पर्टिकुलर डिस्पोजेबल ईमेल आईडी पे। सो हम अभी एक टेस्ट मेल सेंड कर रहे हैं। सो यहाँ से अभी एक टेस्ट मेल सेंड हो गया ऑलरेडी। सो देखते हैं वो ईमेल यहाँ पे। सो अभी हम इनबॉक्स पे क्लिक करके इनबॉक्स विजिट कर रहे हैं, एंड जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ 1-2 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे ईमेल रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हो। मे बी यहाँ पे आपको अपना रियल ईमेल आईडी नहीं यूज़ करना, वहाँ पे आप ऐसे ईमेल्स यूज़ कर सकते हो सो दैट कोई भी आपको फिशिंग ईमेल्स ना सेंड करे मेन ईमेल आईडी पे। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस के लिए जो सैंड बॉक्सेस है, उनमें सबसे पॉपुलर है एनी डॉट रन। सो एनी रन पे जाके आप कोई भी मलिशियस फाइल को आप अपलोड कर सकते हो या फिर ईमेल अपलोड कर सकते हो, यूआरएल आप सबमिट कर सकते हो, एंड आप चेक भी कर सकते हो कि कोई सस्पिशियस लिंक्स है। एंड यहाँ पे भी आपको फ्री प्लान मिलता है, पेड प्लान भी मिलता है। फ्री प्लान में आप 1 मिनट तक का एनालिसिस कर सकते हो उसमें। सो देखते हैं कैसे हम एनी रन को यूज़ कर सकते हैं एंड मैनुअल एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हम एक मालवेयर डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए मैं ब्राउज़र पे जाके सर्च करूँगा, एंड सर्च करेंगे मालवेयर गिटहब। सो क्योंकि काफ़ी सारी गिटहब पे रिपोजिटरीज़ है जहाँ पे मालवेयर सैंपल्स है लर्निंग पर्पस के लिए। सो यहाँ पे जो ये द मालवेयर रिपो है, यहाँ पे जाके हम मालवेयर डाउनलोड करने वाले हैं, एंड मेक श्योर कि आप ये सारे स्टेप्स अपने वर्चुअल मशीन में करो, बिकॉज रियल मशीन में करना इज़ रिस्की। और स्पेशली अगर विंडोज़ का मालवेयर है तो विंडोज़ पे अगर आप डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर देते हो गलती से भी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम सिंपली रैंसमवेयर में जाएंगे, एंड रैंसमवेयर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग रैंसमवेयर्स हैं। सो सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड मैं डाउनलोड करूँगा WannaCry.exe। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करने जाओगे, सो आपको डाउनलोड पे इस तरीके से आपको एरर आएगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक करेगा इसको, आपका डिफेंडर भी ब्लॉक करेगा। सो सबसे पहले डिफेंडर सेटिंग्स को मैंने टर्न ऑफ किया था, जस्ट क्योंकि ये डेमो के लिए हम कर रहे हैं। सो इस तरीके से मैंने डाउनलोड कर लिया है। सो एक बार आपके पास मालवेयर है, अभी अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए कैसे करना है आप देखते हैं। सो सिंपली मैं सर्च करूँगा एनी रन, बट उससे पहले वायरस टोटल पे जाके चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ अ मालवेयर और नॉट। सो वायरस टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी लिंक या फिर फाइल अपलोड कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज़ मलिशियस और इट इज़ सेफ। तो यहाँ पे जैसे फाइल अपलोड का ऑप्शन है, सो मैं सिंपली अपने मालवेयर को अपलोड करूँगा यहाँ पे। So, भी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अपलोड हो गया, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि 63 का स्कोर मिला है, एंड बहुत सारी साइट्स से इसको मालवेयर रेट किया गया है। सो यहाँ पे हम एरर्स देख सकते हैं। सो अब एनीरन ओपन करेंगे, एंड एनीरन पे जाके अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा है सो यू कैन रजिस्टर फॉर फ्री। सिंपली आपको एक बिजनेस ईमेल के साथ आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। सो अभी ये लोड हो गया है। सो बिकॉज मेरे पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया है एंड अभी हमने साइन इन कर लिया है। सो सिंपली यहाँ पे आप फाइल सबमिट कर सकते हो, एंड अभी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, एंड जैसे ही फाइल अपलोड होता है आपके पास ऑप्शन रहता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हो। सो विंडोज़ 10 हमने चूज़ किया है,
एंड यहाँ पे हम एक पब्लिक एनालिसिस कर रहे हैं, जिस मीन्स कि इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा लोगों के पास। एंड जैसे आप रन करते हो, थोड़ा टाइम लोड होने के बाद इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आता है। एंड 1 मिनट के लिए एक विंडोज़ की मशीन में ये मालवेयर रन हो रहा होता है। एंड अपन देख सकते हो कि कैसे कैसे प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे हैं एक के बाद एक। एंड लॉग्स आप रीड कर सकते हो नेटवर्क के। एंड नीचे आके आपको कुछ कुछ डेंजर्स भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में रिपोर्ट भी शो करेगा वो। एंड फ्री अकाउंट में आप बस 1 मिनट तक के लिए ही देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है इसने। सो अभी सिंपली आके इस रिपोर्ट को भी व्यू कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मलिशियस है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैलवेयर एनालिसिस के लिए सैंडबॉक्स है, दैट इज़ कुकू। एंड कुकू एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे आप ऑनलाइन इस साइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर आप लोकली भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द गिटहब लिंक, क्योंकि ओपन सोर्स है तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। सो देखते हैं कैसे कुकू सैंडबॉक्स को यूज़ करना है एंड कैसे ये आपको मैलवेयर एनालिसिस के लिए हेल्प करता है। सो सिंपली हम ब्राउज़र पे जाके सर्च कर रहे हैं कुकू सैंडबॉक्स। एंड ऑनलाइन हमें यूज़ करना है। सो कुकू सैंडबॉक्स ऑनलाइन हमने सर्च किया। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक है cuckoo.cert.ee, ये उस पर्टिकुलर ब्राउज़र पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक है। एंड यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन भी आप देख सकते हो। सो हम यहाँ पे सिंपली अभी फाइल अपलोड करेंगे एनालिसिस के लिए। एंड मैंने अपना मालवेयर फाइल को अपलोड कर दिया है। एंड अभी सबमिट करेंगे। एंड इसके बाद हमें एनालाइज का ऑप्शन आता है। सो सिंपली हम इसको एनालाइज क्लिक करेंगे, सो दैट अब ये एनालाइज करना स्टार्ट करेगा। एंड इसको थोड़ा टाइम लगता है, 30 सेकेंड्स टू 1 to 2 मिनट्स। एंड एक बार हो जाता है उसके बाद आप टास्क आईडी पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको एनालिसिस का पूरा डिटेल रिपोर्ट दिखता है। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल रहा है कि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये सस्पिशियस है, एंड स्कोर भी दिया है। एंड यहाँ पे उसने सिग्नेचर्स जो भी आइडेंटिफाई किए हैं वो यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ ये करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो मालवेयर एनालिसिस के लिए सैंडबॉक्स है, दैट इज़ जो सैंडबॉक्स। एंड ये पेड ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड के ऑप्शंस भी देते हैं। दैट मीन्स कि आपको परचेज करना पड़ता है इनके सॉफ्टवेयर को, एंड देन आप इसको डायरेक्टली अपने लोकल मशीन्स में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्लाउड इन्वायरमेंट भी उनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इनका फ्री सर्विस आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाके आप फ्रीली अपना मैक्सिमम 100 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हो, एंड ये आपको एनालिसिस करके देता है। कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जिनको आप विजिट कर सकते हो। जैसे आप इनको ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये एक सैम्पल यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी स्क्रीनशॉट्स अटैच्ड हैं। इसने फाइंड आउट किया है कि ये एक मलिशियस यूआरएल है, एंड एआई डिटेक्टेड फिशिंग पेज है। यहाँ पे डिटेक्ट किया है इसने कि ड्राइव बाय डाउनलोड है। सो इस तरीके से कुछ कुछ ये फाइंड करता है। सो जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, इस तरीके का यूआई रहता है। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर चूज़ कर सकते हो कि आप माइक्रो विंडोज़ में चूज़ चेक करने वाले हो, या फिर मैक ओएस है, या फिर एंड्रॉयड भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली आपको फाइल अपलोड करना है, या फिर यूआरएल अगर कुछ है तो यूआरएल पेस्ट कर सकते हो आप। एंड उसके बाद ये एनालाइज करता है। सो अभी देखते हैं एक जो सैंडबॉक्स का जो सैम्पल एनालिसिस रिपोर्ट है उसको थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं। सो अभी हम एक पर्टिकुलर मालवेयर की एनालिसिस रिपोर्ट स्टडी करेंगे, जिसको हमने जो सैंडबॉक्स से लिया है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक वेबसाइट पे दिख रहा है। एंड सबसे पहले तो ओवरव्यू है, जहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलता है, सैंपल का नेम, एक एनालिसिस आईडी प्रोवाइड होती है। एंड यहाँ पे उसके हैशेस भी प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेक्शन में सबसे पहले आता है कि ये मलिशियस है। एंड यहाँ पे ये स्कोर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 0 to 100 में। एंड इसको 100 स्कोर मिला है, सो दैट मीन्स काफ़ी मलिशियस है ये। एंड यहाँ पे सिग्नेचर्स क्या क्या इसने आइडेंटिफाई किया है उसको यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि मलिशियस सैम्पल डिटेक्टेड एंड ही आर डिटेक्टेड समथिंग। उसके बाद यहाँ पे आप क्लासिफिकेशंस भी देख सकते हो। यहाँ पे इसने ग्राफिकली प्लॉट किया हुआ है काफ़ी अच्छे वे में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये ट्रोजन है, स्पाईवेयर के लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस ट्री भी हम देख सकते हैं
कि कौन से प्रोसेसेस चले थे, या सिग्नेचर्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि ग्राफिकली भी कौन से सिग्नेचर्स थे उनको प्लॉट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे एक सिस्टम का समरी भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि माइट्री के अटैक मैट्रिक्स में कौन से अटैक्स हो सकते हैं इसके थ्रू, वो सब भी यहाँ पे इसलिए मैंशनड है। एंड तो इस तरीके से वो वर्ल्ड मैप पे में भी आपको शो करता है कि कहाँ से आईपी एड्रेसेस की जिनको कांटेक्ट किया गया है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूएस ने कांटेक्ट किया गया है, एंड कांटेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो सोर्स था वो था स्विट्ज़रलैंड का। एंड यहाँ पे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, एंड और भी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे नेटवर्क पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो कर रहा है यहाँ पे कि टोटल कितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हुए हैं। एंड कुछ पैकेट्स का इसमें प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, सो यहाँ पे ये अनआइडेंटिफाइड वे में है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जाके हमें बिहेवियर ग्राफ मिलता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे क्या बिहेवियर रहा है इस मालवेयर का। वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद वो इस पर्टिकुलर डोमेन पे कनेक्ट करने का ट्राई किया इसने। एंड उसके बाद इसने हार्वेस्ट करने का ट्राई किया पुट्टी के क्रेडेंशियल्स, विंडोज एससीपी की इंफॉर्मेशन को, सेशंस, पासवर्ड्स एक्सेट्रा। उसके बाद उसने कुछ सेंसिटिव नेटवर्क अडेप्टर इंफॉर्मेशन क्वेरी किया है। एंड उसके बाद इसने ईमेल सील करने का ट्राई किया ईमेल क्रेडेंशियल्स को। एंड उसके बाद कुछ और सिग्नेचर्स भी इसको यहाँ पे मिले हैं। सो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से कोई मालवेयर वर्क कर रहा है, एंड डिटेल्स को फाइंड करना यूजिंग जो सैंडबॉक्स। So thank you for joining this class.